Hello everyone. Hello to all of you. So everyone please confirm बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग confirm कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. सभी लोग ठीक हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो नाउ वी आर फर्स्ट चैप्टर. पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, दैट वाज द इंट्रोडक्शन. क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट किए थे एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग. सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ सर्वेइंग क्या था. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग. और उसके बाद में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया दैट वाज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग. देन व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्वड इन सर्वेइंग, क्या क्या ऑपरेशंस इन्वॉल्वड हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. देन वी हैव स्टार्टेड अबाउट द लीनियर मेजरमेंट. डिस्टेंस मेजरमेंट की हम लोगों ने बात की थी, हाउ वी कैन मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो उस पर हम लोग ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बातचीत कर चुके थे. अब अगर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो सर इस चैप्टर में लीनियर मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है. तो फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज द करेक्शन. तो आज हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट द एरर्स एंड करेक्शन इन लीनियर मेजरमेंट. तो इंपॉर्टेंट है, आपके पास 4-5 करेक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जहां से सवाल बन सकता है. तो सबसे पहले देखते कौन कौन से करेक्शंस हैं और फिर उनसे किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, वो आपको समझना है. तो लेट्स स्टार्ट किया जाए भाई. तो आई होप प्रीवियस क्लास आपने अटेंड कर रखी है, नहीं कर रखी तो यहाँ पर प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में और कम से कम टाइम में इफेक्टिवली ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा. तो फ्रॉम टुडे मैक्सिमम 5 सेशन विल बी देयर. तो 5 सेशन होने वाले हैं जिसमें सभी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं सर्वेइंग के. ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे. और आते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द चैन और टेप. चलिए, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द करेक्शन. सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है एरर और करेक्शन का. तो व्हेनेवर वी विल मेजर, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. ये दोनों पॉइंट हैं जो कि फिक्स पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, और आपसे बोला गया कि आप इनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करिए. अब इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी हैव अलग अलग सर्वेयर. फॉर एग्जांपल 3 लोगों को काम दिया गया, सर्वेयर पी, सर्वेयर क्यू और सर्वेयर आर. 3 सर्वेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है. बहुत अच्छी बात है सर, कर लेंगे. सर्वेयर बी ने प्रेफर किया कि आई एम गोइंग टू मेजर दिस डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द चेन. क्या चेन से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? जवाब है यस. सिमिलरली सर्वेयर बी ने बोला सर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करूंगा विद द हेल्प ऑफ द टेप. तो इन्होंने अगला दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेप. सर्वेयर थी ने, आर जो सर्वेयर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला सर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, शॉर्टकट में जिसको हम लोग ईडीएमआई बोल देते हैं, और मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करूंगा विद द हेल्प ऑफ द ईडीएमआई. अब 2 टर्म है जिनसे हम लोग फैमिलियर हैं, एक होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन. ऑब्वियसली हर सर्वेयर का काम करने का तरीका अलग रहने वाला है. प्रिसीजन जो होगा वो डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस ऑफ सर्वेयर और कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं. अल्टीमेटली ये है कि सभी सर्वेयर की एक्यूरेसी और प्रिसीजन आइडियली तो सेम हो सकती है बट प्रैक्टिकली सेम नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी, फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल रहा हूँ मेजर्ड वैल्यू 1. लेट्स से ये डिस्टेंस उन्होंने बताई कि सर फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर, लेट्स से. दूसरे सर्वेयर की मेजर्ड वैल्यू की बात करें तो इन्होंने बोला सर ये जो डिस्टेंस है लेट्स से दिस इज 100.5 मीटर, और थर्ड सर्वेयर ने बोला सर मेजर्ड वैल्यू जो है दैट इज लेट्स से 99.5 मीटर. ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस जो आप देख पा रहे हैं डिफरेंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर सर्वेयर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है और हर सर्वेयर के काम करने का तरीका अलग अलग है. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज. बट प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि अगर 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 3 वैल्यू हो सकती है? अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट. अगर आपके 2 पॉइंट ए और बी जो कि फिक्स पॉइंट हैं, मतलब इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स शुड बी सेम. और जो करेक्ट डिस्टेंस होगी, जो एक्यूरेट डिस्टेंस होगी, जिसमें कोई भी एरर नहीं होगी, उस डिस्टेंस को क्या मैं बोल सकता हूं? ट्रू वैल्यू. यस और नो? तो इस मेजरमेंट की कोई ना कोई तो ट्रू वैल्यू होने वाली है. हाँ, अब ऑल्दो ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं,
उसके क्या तरीके हैं वो अलग बात है, उसके क्या तरीके हैं वो अलग बात है, वो एक अलग डिस्कशन है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का। तो आई थिंक सारी चीजों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। बट अभी जो मेरा मेन डिस्कशन, आई वांट टू डिफाइन दीज टू टर्म, वन इज गोइंग टू बी द एरर एंड अनदर इज करेक्शन। एरर को कैसे डिफाइन करा गया? एरर को आपने डिफाइन किया सर, इट कैन बी डिफाइंड एज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस, error can be defined as measured value minus true value, and similarly the correction can be defined as true value minus measured value। करेक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कहने का मतलब क्या है? अगर एरर निगेटिव होगी, एरर निगेटिव कब होगा? देखो, एरर निगेटिव जब होगा जब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा कम होगी और ट्रू वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब कोई डिस्टेंस एक्चुअल में ज्यादा है और हम उसको कम मेजर कर रहे हैं, इन दैट केस वी विल से वी हैव कमिटेड द नेगेटिव एरर। तो अगर एरर नेगेटिव है, उस रिजल्ट को सही करने के लिए वी नीड टू अप्लाई द पॉजिटिव करेक्शन। क्लियर है बात? करेक्शन का जो नेचर होगा वो हमेशा एरर के अपोजिट होगा। अगर नेगेटिव एरर करोगे आप तो पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा सही रिजल्ट के लिए। अगर आप पॉजिटिव एरर कर रहे हैं तो वी नीड टू अप्लाई द नेगेटिव करेक्शन। मानने के लिए मान लेते हैं कि जो इस पॉइंट, इसकी जो ट्रू वैल्यू है, दैट्स लेट्स से दिस इज 100 मीटर। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग दैट ट्रू वैल्यू इज 100 मीटर। तो सर्वेयर 1 के लिए एरर क्या हो गया भाई? तो सर्वेयर 1 के लिए एरर होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर्वेयर 1 के मेजरमेंट में कोई गलती नहीं है? यस और नो? तो जब कोई इस मेजरमेंट में कोई गलती ही नहीं है तो करेक्शन भी कितना हो जाएगा? करेक्शन विल ऑल्सो इक्वल टू 0। अनदर सेकंड, अगर मैं बात करूं सर्वेयर की, तो यहां पर एरर होने वाला मेजर्ड वैल्यू दैट इज 100.5, ट्रू वैल्यू इज 100, तो 0.5 और पॉजिटिव। अब अगर इस वैल्यू को 100.5 को मुझे सही करना है तो बाय डिफॉल्ट वी नीड टू अप्लाई द नेगेटिव करेक्शन। तो यहां पर अगर करेक्शन की बात करें तो करेक्शन विल इक्वल टू माइनस 0.5। यस और नो? और थर्ड सर्वेयर की अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो एरर विल बी इक्वल टू माइनस 0.5 और करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन विल बी इक्वल टू प्लस 0.5। तो नाउ आई थिंक द डिस्कशन, अभी तक जो हम लोगों ने बात की एरर और करेक्शन की, वो बात आपको समझ में आ गई है। अब मुद्दा आता है कि हमारे लीनियर मेजरमेंट में, चैन या टेप सर्वे में क्या क्या मेन कारण है, क्या क्या मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो रही है। और अगर किसी भी मेजरमेंट में कोई एरर है तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एलिमिनेट दैट एरर बाय अप्लाइंग द सुटेबल करेक्शन। तो किसी चीज को सही कर हम तभी कर सकते हैं जब हमें यह पता हो कि कोई चीज में क्या कमी है, क्या गलती है और कितनी गलती है। यस और नो? तो इस एग्जांपल से एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर एरर इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी निगेटिव। एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर निगेटिव भी हो सकती है। सिमिलरली करेक्शन मे बी पॉजिटिव और करेक्शन मे बी निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हम रिपोर्ट करेंगे, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू, तो वी विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। अगर ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, इन दैट केस वी विल गेट द नेगेटिव एरर। एक बार सही, बहुत बढ़िया। देखो पहला जो हम लोग यहां पर समझना चाह रहे हैं, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब चलिए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अब होता क्या है, इस स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? एक टर्म होता है डेजिग्नेटेड लेंथ, डेजिग्नेटेड लेंथ, और एक होता है एक्चुअल लेंथ। समझते हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आपको चैन यूज करना या टेप यूज करना, मैं टेप का रेफरेंस ले लेता हूं। आपने बोला सर एक मुझे मार्केट में जाके 20 मीटर का टेप लाना है। तो आप मार्केट गए और आपने बोला भाई एक 20 मीटर का टेप दे दो। उन्होंने एक 20 मीटर का टेप आपको दे दिया। अब हुआ क्या? किसी भी वजह से, ड्यू टू एनी रीजन, मान लो उस टेप में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या मार्किंग डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो एक्चुअल जो टेप लेंथ है वो 20 मीटर नहीं है। एक्चुअल जो टेप लेंथ है वो 20 मीटर नहीं है, या तो वो 20 मीटर से कम है या तो वो 20 मीटर से ज्यादा है, लेकिन वो 20 मीटर नहीं है। मतलब जो टेप आप 20 मीटर का समझकर यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में 20 मीटर का टेप नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है? अब ऑब्वियसली जिस टेप की लेंथ 20 मीटर नहीं है और आप ये समझ रहे हैं कि उसकी लेंथ 20 मीटर है, उस टेप से जो भी मेजरमेंट आप करेंगे, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, ऑब्वियसली क्या वो डिस्टेंसेस एरर फ्री होंगी? आंसर इज नो। भाई गलत टेप अगर है, इट इज द डेजिग्नेटेड लेंथ, जो मैं मान के चल रहा हूं कि सर ये टेप की डेजिग्नेटेड लेंथ है, करेक्ट लेंथ है, बट प्रैक्टिकली लेंथ क्या है? वो 20.5 है लेट्स से। दिस इज द एक्चुअल इनकरेक्ट लेंथ।
एक्चुअल इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप। अब इससे जो भी डिस्टेंस आपने मेजर की, फॉर एग्जांपल 100 मीटर की डिस्टेंस आपने मेजर की है, जिसको आप मेजर्ड वैल्यू बोल रहे हैं, तो क्या ये इनकरेक्ट वैल्यू होगी? क्या ये इनकरेक्ट वैल्यू होगी? यस, दिस विल बी इनकरेक्ट वैल्यू। सर ये इनकरेक्ट वैल्यू क्यों होगी? क्योंकि भाई तुम्हारा टेप ही सही नहीं है। गलत इंस्ट्रूमेंट से, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से करेक्ट मेजरमेंट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? ये वैल्यू सही तब होती जब हमारा टेप आइडियली जो था, जो इसकी स्टैंडर्ड लेंथ थी और जो उसकी प्रैक्टिकल लेंथ थी, अगर वो सेम होती तो हमारे मेजरमेंट में कोई एरर नहीं होती, तो फिर मैं इसको करेक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोल सकता था। तो मुद्दा यह आता है कि सर फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में करेक्ट वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमारे टेप में या चैन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जिसकी वजह से उसकी एक्चुअल लेंथ और डेजिग्नेटेड लेंथ में फर्क है, हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा लेंथ ज्यादा ही हो, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया, इट मे बी कि 19.5 हो, 120 मीटर से कम डिस्टेंस भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में सर अब हम कैसे फाइंड आउट? अब मान लीजिए आपने 10 लाइनें मेजर कर ली, 100 लाइनें मेजर कर ली, 100 लाइन को मेजर करने के बाद अब आपको ये पता चलता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी, आपने दूसरे टेप से या दूसरे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से टेप की लेंथ को जब वेरीफाई किया, तो क्या पता लगता है आपको कि टेप की लेंथ में कोई इशू है। तो अब एक तरीका यह है कि आप पूरे के पूरे मेजरमेंट्स को क्या करिए, रिपीट करिए। अगर आप सभी मेजरमेंट्स को रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी लेंदी प्रोसीजर, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब जो मैंने मेजरमेंट परफॉर्म कर लिए हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं उनको करेक्ट कर सकूं, सही कर सकूं? यस, उसी तरीके के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तुम्हारे टेप की लेंथ सही है या गलत है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर दो पॉइंट ए और बी फिक्स पॉइंट हैं, तो मुझे ये पता है कि इनके बीच की ट्रू वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? मुझे नहीं पता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कौन सा सर्वेयर को आपने भेज रखा है, बट ऑब्वियसली इन दो पॉइंट के बीच में फिक्स डिस्टेंस जो है उसमें कहीं कोई चेंज होने वाला नहीं है। दैट शुड बी वन वैल्यू। यस और नो? दैट शुड बी वन वैल्यू। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं और हम लोग क्या बोलते थे, करेक्ट इनटू करेक्ट इज इक्वल टू इनकरेक्ट इनटू इनकरेक्ट। मतलब ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। क्या है ये कंसेप्ट? क्या बोलता है, करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप मल्टीप्लाई बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन, इट शुड बी इक्वल टू, बिकॉज ट्रू वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन क्या बता रहे हैं आपको, ये ट्रू वैल्यू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये भी ट्रू वैल्यू ही बता रहे हैं। तो करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप मल्टीप्लाई बाई द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन। अब इसमें से कोई भी चार पैरामीटर आपको यहां पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आपके मिलते हैं, इनमें से तीन पैरामीटर गिवन होंगे, 3 पैरामीटर्स विल बी गिवन टू यू, और एक अननोन पैरामीटर आपसे पूछ लिया जाएगा। सर एक अगर एग्जांपल करा देते तो क्लियर हो जाता, चलो मैं वो भी करा देता हूं, एक नहीं दो करा देता हूं। तो लेट्स टेक एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2, और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी हम लोग निकालेंगे। तो एग्जांपल 1 बोलता है, फॉर एग्जांपल द करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप जो है, स्टैंडर्ड लेंथ जो है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेप है लेट्स से 20 मीटर, और इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप कितनी है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप है यहां पर 20.5 मीटर। मेजर्ड वैल्यू, किसी लाइन को आपने मेजर किया है और इसकी मेजर्ड वैल्यू जो आ रही है लेट्स से 100 मीटर, तो पूछा गया है करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन क्या होगा, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन क्या होगा। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 हो गया। सिमिलरली यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ, एक एग्जांपल और देखते हैं। स्टैंडर्ड लेंथ जो है अभी भी वो 20 मीटर है। इनकरेक्ट लेंथ जो है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन जो है दैट इज 19.5 मीटर लेट्स से। मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू अगर अभी भी मैं ले लूं 100 मीटर की, तो मैं फिर से जानना चाह रहा हूं कि व्हाट विल बी द करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन, इस लाइन की करेक्ट लेंथ क्या होगी। तो एक केस में स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द इनकरेक्ट लेंथ, और दूसरे केस में इनकरेक्ट लेंथ जो है वो कम है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड लेंथ। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट, ठीक है। करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप कितनी है, 20 मीटर। करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन नहीं पता, x। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप कितनी है, 20.5। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन 100। तो x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, नहीं बोलोगे, यस और नो?
सिमिलरली अगर यहां पर बात करूं तो करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट, तो 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 19.5 इंटू 100, तो x विल बी इक्वल टू 19.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो यहां से आंसर आ जाएगा ये भाई। बोलो भाई, और यहां पर क्या आ रहा है 97.5। एग्जाम्पल ऐसे सवाल आपको 2-2 नंबर के मिल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड इन 2 मार्क्स, 2 नंबर में आपको गेट एग्जाम में ऐसे सवाल ऑलरेडी आए हुए हैं, आ भी सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को समझना था। क्या कंक्लूजन है जरा समझो। अगर मैं बोल दूं कि स्टैंडर्ड लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं टेप की कैपिटल एल से, कोई दिक्कत, और इनकरेक्ट लेंथ को रिप्रेजेंट कर देता हूं एल डैश से, कर सकते हैं, वही काम मैं यहां पर भी कर देता हूं। तो ये एल हो गया कैपिटल और ये हो गया एल डैश। इस सिचुएशन में मैं देख पा रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि एल डैश इज ग्रेटर देन एल, यही है ना भाई, चेक करना। यहां पर मुझे दिख रहा है कि एल डैश इज लेस देन एल, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एल डैश क्या है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, एल क्या है, करेक्ट और डेजिग्नेटेड और स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द टेप। अब जरा इन दोनों एग्जांपल को वेरीफाई करो, तो आपने बोला कि सर इस केस में एरर कितनी हुई है, ये भी निकाल लेते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू हमारी थी 100 और ट्रू वैल्यू आ रही है 102.5, माइनस का 2.5 मीटर की एरर हुई है, यही मतलब हुआ। और इसको सही करने के लिए आपने क्या किया था, इसको सही करने के लिए आपने करेक्शन अप्लाई किया प्लस का 2.5 मीटर, यस और नो। अगर मैं इस केस की बात करूं तो सर आप यहां पर बोलेंगे एरर होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो 100 माइनस 97.5 प्लस 2.5 मीटर, तो करेक्शन आप बताएंगे सर माइनस 2.5 मीटर, यही होने वाला है। जल्दी बोलो। दोनों ही केस में हम लोगों ने एरर और करेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इन बोथ द केसेस वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरर एंड करेक्शन, सही है, यस और नो, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे के करेक्शंस में आपके लिए हेल्पफुल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उस स्टेटमेंट पे हम लोग मूव करते हैं। आज के बाद, इस डिस्कशन के बाद, जब कभी भी ऐसा हो, ड्यू टू एनी रीजन, क्या, ड्यू टू एनी रीजन इफ द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द टेप, मतलब ये केस 1, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अगर इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप जो है वो करेक्ट और डेजिग्नेटेड लेंथ से ज्यादा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं उस केस में एरर जो होगी, उस केस में एरर जो होगी वो निगेटिव होगी और करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यू कैन वेरीफाई विद द डेटा, सारा डेटा आपके सामने अवेलेबल है, वेरीफाई कर सकते हैं। क्या ऐसा आज के बाद बोल सकते हैं, बोलो भाई। क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि ड्यू टू एनी रीजन इफ द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप और चेन is greater than the standard length of the chain or tape, in that case error will be negative and correction will be positive. Similarly, can I draw the another conclusion like if due to any reason if the incorrect length of the chain or tape is less than from the standard length of the chain or tape, in that case क्या दिख रहा है आपको, सर एरर जो हो रही है, एरर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड करेक्शन विल बी नेगेटिव। अब ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट टू एनीवन, अगर किसी को कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। ऑडियो क्लियर है ना, थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूं मैं, बट आई थिंक ऑडियो क्लियर होगा। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे सर, कब एरर पॉजिटिव होगी, कब करेक्शन पॉजिटिव होगा, कब एरर निगेटिव होगी या कब करेक्शन निगेटिव होगा। ये दो कंक्लूजन, ये दो एग्जांपल आपको अगर ध्यान है तो इससे बहुत आपको इजी रहने वाला, क्योंकि मेन कंफ्यूजन क्या है, व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट द एरर एंड करेक्शन, जब कभी भी पूरे सर्वेइंग में हम लोग एरर या करेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं एरर की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए एरर का मैग्नीट्यूड जानना भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ एरर का नेचर जानना भी इंपॉर्टेंट है, कि क्या हम लोगों ने पॉजिटिव एरर करी है या निगेटिव एरर करी है। क्योंकि अगर नेचर नहीं पता होगा देन यू विल नॉट एबल टू अप्लाई द सुटेबल करेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो एरर और करेक्शन सेम होगा, द ओनली डिफरेंस इज दियर नेचर।
अगर पॉजिटिव एरर है वी नीड टू अप्लाई द नेगेटिव करेक्शन, अगर नेगेटिव एरर है वी नीड टू अप्लाई द पॉजिटिव करेक्शन। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर एरर का नेचर क्या है। तो कई बार हम मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं, बट अगर हमें नेचर में क्लियरिटी नहीं है तो जहां पर पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करना था वी विल अप्लाई द नेगेटिव करेक्शन, और वो भी एक ऑप्शन गिवन होता है। क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल फाइंड कि दे विल प्रोवाइड यू बोथ द ऑप्शंस, कि अगर आप पॉजिटिव करेक्शन लगाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी एक ऑप्शन होगा, अगर आप नेगेटिव करेक्शन लगाओगे तो जो आंसर आएगा वो भी आपके एक ऑप्शन में होगा। तो फिर वहां पर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये पता कर पाना कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है या गलत है। तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। यू शुड हैव द कंसेप्चुअल क्लियरिटी, तो फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और नहीं आएगी। ठीक है, तो ठीक है सर, ये बात हो गई करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। अगला आते करेक्शन फॉर स्लोप। अब इसका गेम समझ लेते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ जैसे डिफिकल्टी नहीं है। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉइंट ए। अब पृथ्वी की संरचना कुछ इस तरीके से है, ग्राउंड की कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि ये ए पॉइंट यहां पर है और बी पॉइंट यहां पर है। इन शॉर्ट ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम प्लेन पे नहीं है, ग्राउंड में कोई स्लोप है, स्पेशली इन द केस ऑफ लाइक हिली रीजन। अब मुझसे कहा गया इन दोनों पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी। तो सर जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिफाइन किया गया था तो बताया गया था इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हेन द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। तो अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं तो सर दिस शुड बी द करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यस और नो। दिस ग्रीन वन शुड बी द करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ग्राउंड की कंडीशन में हमें एक स्लोप देखने को मिल रहा है, देयर इज अ स्लोप इन द ग्राउंड, तो उसकी वजह से क्या मैं इस डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं, यही डिस्टेंस में मेजर कर पाऊंगा। आई विल नॉट एबल टू डायरेक्टली मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैं डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता हूं। मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करूं, मैं चैन यूज करूं, टेप यूज करूं, ईडीएमआई यूज करूं, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पिंक वाली लाइन को जिसको मैं मेजर्ड वैल्यू बोल रहा हूं ये मैं मेजर कर लूंगा। मानते हो कि नहीं? और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ग्रीन से रिप्रेजेंट करी है, क्या मैं इसी को ट्रू वैल्यू बोल सकता हूं? बिल्कुल। डायग्राम से आपको समझ में आ जा रहा है इन मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में क्या कोई रिलेशनशिप होगा? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द लाइन हेयर? क्या यहां पर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में कोई भी रिलेशनशिप है? यस, हमेशा ऐसा होगा कि मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ऐसा होगा तो एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये हमेशा ज्यादा होगा, ये हमेशा कम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्लोप की वजह से, स्लोप की वजह से हमेशा पॉजिटिव एरर होगी? आपके सामने सारा डेटा है, अभी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ड्यू टू द स्लोप देयर विल बी ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव एरर इन आवर मेजरमेंट, यस और नो। और अगर एरर पॉजिटिव है तो क्या मैं बोल सकता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो होगा दैट विल बी ऑलवेज निगेटिव? अगर एरर पॉजिटिव है हमेशा तो करेक्शन हमेशा निगेटिव होगा। तो देखो एरर और करेक्शन का नेचर का प्रॉब्लम खत्म हो गया ड्यू टू द स्लोप। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे बोला था कि जब कभी भी हम लोग एरर और करेक्शन की बात करेंगे तो दो चीजें हैं जो मुझे समझनी है, एक तो इनका नेचर और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। तो नेचर तो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मुद्दा आता है सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी एरर हो रही है यहाँ पर स्लोप की वजह से, उसके लिए कितना करेक्शन अप्लाई करें, सर इसको कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके दो केस है, या तो आप इन दोनों, ये स्लोप कितना है, थीटा कितना है, किसी तरीके से या ये मेजर कर लें, या तो आप यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच में एलिवेशन डिफरेंस कितना है ये मेजर कर पाए। तो सर्वेइंग में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है प्यार से क्लिनोमीटर। क्या बोलते हैं? क्लिनोमीटर। तो क्लिनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट यू कैन यूज फॉर मेजरिंग द ग्राउंड स्लोप। अगर आपके पास क्लिनोमीटर अवेलेबल है तो क्लिनोमीटर की हेल्प से आप ग्राउंड स्लोप को मेजर कर सकते हैं। अगर क्लिनोमीटर अवेलेबल है तो ये थीटा मेजर कर लो, अगर क्लिनोमीटर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी तरीके से ये एच मेजर कर लो। ये दोनों में से अगर कुछ भी एक पता चल गया तो आप करेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, एरर फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू स्लोप। तो हम दोनों एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? बोलो भाई। तो पहला केस जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखो जैसे मैंने लिख रखा है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, यहां पर मैंने क्या निकाला, एल माइनस एच स्क्वायर। अगर एच पता है आपको, अगर आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस पता है, यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप, जहां से आपको करेक्शन पता चल जाएगा।
मैग्नीट्यूड पता चल गया, नेचर ऑलरेडी पता है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप का नेचर हमेशा कैसा होगा, निगेटिव रहने वाला है। अगर किसी तरीके से आपको थीटा पता है, नहीं लिखा है क्या यहाँ पे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो मेजर्ड वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी क्या, मेजर्ड वैल्यू अगर एल है तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। यस और नो, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई, अब एरर निकालना है, करेक्शन निकालना है, जो भी निकालना है यहां से निकाल लो। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर थीटा पता है वी विल गो फॉर दिस अप्रोच, अगर एच पता है वी विल गो फॉर दिस अप्रोच, हो जाएगा। यहां से मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, नेचर मुझे ऑलरेडी पता है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप विल बी ऑलवेज निगेटिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एरर ड्यू टू स्लोप। ध्यान रखना ये भी कि क्या पूछा गया, एरर ड्यू टू स्लोप अगर मैं बोल दूंगा, एरर ड्यू टू स्लोप में बोल दूंगा तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्शन ड्यू टू स्लोप अगर मैं बोलता हूं इट विल बी ऑलवेज निगेटिव। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डू नॉट कमिट दिस सिली मिस्टेक। और ऐसा सवाल आज नहीं तो कल आएगा, फिर चाहे वो गेट 2026 हो या गेट 2050, एक सवाल ऐसा आएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी तक जितने बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, वो करेक्शन के टर्म्स में बात की गई है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप तो हम बाई प्रैक्टिस करते करते कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाता है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज ऑलवेज निगेटिव। स्लोप दिखा नहीं, ऑलवेज निगेटिव कर दिया। जिस दिन उसने पूछ दिया एरर ड्यू टू स्लोप, 90% जनता का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अगर ऑलवेज निगेटिव लगा दोगे तो इसीलिए बोल रहा हूं रटना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट समझते हुए चलना है। दोनों करेक्शन क्लियर हो गए, स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर ली और हम लोगों ने स्लोप की बात कर ली। तीसरा जो करेक्शन आता है बेटा, इस बात को समझते हैं, दैट इज द करेक्शन फॉर पुल। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। अब क्योंकि ग्राउंड अनइवन है, लोकल स्लोप भी कहीं हो सकते हैं, लोकल अप डाउन हो सकते हैं। अब मुझे अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है तो उसका तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एक लगाते हैं ट्राइपॉड, और ट्राइपॉड में यहाँ पर लगी होती है पुली। सेंटरिंग वेंटरिंग करके पॉइंट ए और बी को लोकेट कर लिया। अब फिर लेते हैं हम लोग टेप, और इस टेप को यहाँ पर लगाते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं पुल। वी विल अप्लाई द पुल। सब पुल कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वेट्स यूज करते हैं। वेट लटका दिए जिसकी हेल्प से हम चाहते हैं कि इसकी सैगिंग वैगिंग क्या हो जाए, सब खत्म हो जाए। तो फील्ड में हमें पुल अप्लाई करना पड़ता है टू गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म हो गया पीएम, चलो जो लिखे हैं वही यूज कर लेता हूं। ये है मैग्नीट्यूड ड्यू टू द करेक्शन ड्यू टू पुल, पीएल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ पर दो टर्म है, एक है पी और एक है पी नॉट। पी को मैंने क्या बोला, पुल अप्लाइड फॉर मेजरमेंट एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जो पुल आप अप्लाई कर रहे हैं। पीएम पी नॉट क्या है बेटा, पी नॉट इज द स्टैंडर्ड पुल एट विच द टेप वॉज कैलिब्रेटेड। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस में बनाया जाता है, आपको बताया जाता है कि दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन, लाइक इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन द टर्म्स ऑफ टेप, कि भाई इतना अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द एक्यूरेट रिजल्ट। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट वी आर अप्लाइंग द सेम पुल, वी आर अप्लाइंग द सेम टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा का पुल भी, स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा का पुल भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टैंडर्ड से कम भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस और नो। एनीवे, मुझे इन जनरल अगर जानना हो कि सर इसकी वजह से कितना करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड पीएल अपॉन एई। इन दोनों पुल का डिफरेंस ले लिया आपने, एल इज द लेंथ जो आप देख रहे हैं, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप, गिवन होगा क्योंकि टेप की या मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस क्या है, जिस भी मटेरियल का आपका टेप बना है। ये सारे पैरामीटर अगर आपको पता है तो यहां से मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। मुद्दा आता है कि सर इसका नेचर क्या होगा, कब पुल करेक्शन पॉजिटिव होगा और कब पुल करेक्शन निगेटिव होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट यू शुड नो। तो याद करिए अभी जो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, देखो जरा वहीं आ जाओ। तो आपने बोला था सर ड्यू टू एनी रीजन, अगर इनकरेक्ट लेंथ ज्यादा है करेक्ट लेंथ से तो एरर जो होगी वो निगेटिव होगी और करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। क्या मैं इसी चीज को यूज कर सकता हूं, अगर P जो है वो P नॉट से ज्यादा है तो टेप की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, अगर ऐसा है तो L जो होगा, L डैश जो होगा वो ग्रेटर देन L हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद तो सब पता ही है, एरर निगेटिव करेक्शन पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो एरर कैसी होगी, निगेटिव होगी, और करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यस और नो। ड्यू टू एनी रीजन, ये स्टेटमेंट था। किसी भी वजह से अगर इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप करेक्ट लेंथ ऑफ टेप से ज्यादा है, करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एरर जो होगी वो निगेटिव होगी। सिमिलरली अगर P लेस देन P नॉट है
तो एल डैश विल बी लेस देन एल, मतलब एरर जो होगी इस केस में वो पॉजिटिव हो जाएगी और करेक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एनी डाउट टू एनीवन? तो फिर से करेक्शन ड्यू टू पुल का मुझे मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और करेक्शन ड्यू टू पुल का मुझे नेचर भी पता चल गया, कब वो पॉजिटिव होने वाला है और कब वो निगेटिव होने वाला है। क्लियर है सभी को? बोलिए, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को, यस और नो? तो ये हमारा थर्ड करेक्शन था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज करेक्शन ड्यू टू द पुल। सिमिलरली करेक्शन फॉर टेम्परेचर, सेम कॉन्सेप्ट। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसके लिए आपने टेप को बनाया है, क्या स्टैंडर्ड पुल चेंज होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। पुल की वजह से अगर आप स्टैंडर्ड से ज्यादा का पुल अप्लाई करेंगे, लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ विल इंक्रीज। एक वायर ले लो, अब वो वायर है फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पुल के लिए दिया गया है, उससे ज्यादा का पुल अप्लाई कर दोगे तो जो वायर की लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी? इफ वी आर अप्लाइंग द मोर पुल एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड पुल, लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज। अब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है, नहीं तो मैं अभी अब जैसे ये वायर है, अब ज्यादा पुल मत लगवा देना, अभी किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए वायर बनाया गया है, समझ लो। अब मैं इस पर पुल अप्लाई करूं और पुल अप्लाई कर दूं, जो भी इसका स्टैंडर्ड पुल है उससे ज्यादा का पुल अप्लाई कर दूं, तो लेंथ ऑफ दिस वायर विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो लेंथ तो इंक्रीज कर जाएगी बट आवाज आना बंद हो जाएगी। हाँ, क्या चाहते हो? तो ऐसा मत करवाओ यार। क्यों? ठीक है, चेक कर लें आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? और ये मुझे पता है, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से अगर इनकरेक्ट लेंथ करेक्ट लेंथ से ज्यादा है, ये कहानी मुझे पता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ या ना? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगला आपने बोला सर करेक्शन फॉर टेम्परेचर, सेम कहानी। ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है यार बार बार? अगला डिस्कशन है करेक्शन फॉर टेम्परेचर। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हर मटेरियल का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे जनरली चीजों को स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोला जाता है। अब आप फील्ड में जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो जरूरी है क्या कि हमेशा फील्ड का टेम्परेचर जो हो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बराबर ही हो? चलो फॉर एग्जांपल किसी टेप का स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। भयंकर ठंड में, घनघोर रात में आप मेजरमेंट करने गए, उस समय टेम्परेचर कितना मान लो 7 डिग्री सेल्सियस। 27 स्टैंडर्ड था, फील्ड का टेम्परेचर 7 है, डिफरेंस है कि नहीं है? सिमिलरली 27 डिग्री जो था वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर था और आप फील्ड में मेजरमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ जून, और आप बोल रहे हैं सर वहां का टेम्परेचर है 45 डिग्री, तो तुम्हें नहीं लगता इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारे टेप की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है? और जब टेप की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो भी सही या गलत होगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एरर हो रहा है, क्या हमें उसके लिए करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा? Yes, for that we need to apply the suitable correction, and that correction is termed as the correction due to temperature difference. इसी को आप बोल रहे हैं करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है बेटा? क्लियर है कहानी? सर फिर अगेन, जब बात होगी एरर या करेक्शन की तो दो पैरामीटर मुझे चाहिए, एक तो उसका नेचर और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। कैसे निकाल सकते हैं? एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है? थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अल्फा आपको पता होगा। टीएम क्या है? टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। टी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एल क्या है? लेंथ। यहां से तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मेन आता है मुद्दा नेचर का, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं, आप खुद ही सोचो, अगर टीएम इज ग्रेटर देन टी नॉट है तो एल डैश विल बी ग्रेटर देन एल, टेप की लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, टेप की लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो कुछ बचा क्या? एरर नेगेटिव, करेक्शन पॉजिटिव। अगर ऐसा हो गया तो एरर हो जाएगी निगेटिव और करेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? अगर ऐसा होता है, कैसा होता है? इफ टीएम इज लेस देन टी नॉट तो आप बोलेंगे एल डैश इज लेस देन एल, तो क्या होगा? एरर विल बी पॉजिटिव और करेक्शन विल बी निगेटिव। एरर विल बी पॉजिटिव एंड करेक्शन विल बी निगेटिव।
क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और कब नेचर कैसा अप्लाई करेंगे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए सर अगला डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द करेक्शन फॉर द सैग। इंपॉर्टेंट है, जनरली यहां से सवाल पूछ लिया जाता सैग होता क्या समझ लो। अभी मैंने आपको बताया ये दो पॉइंट है ए और बी, टेप को मेजर करना था डिस्टेंस, तो टेप को लगाया कुछ इस तरीके से। अब खेल क्या है, व्हेन यू विल अप्लाई द टेप, टेप का सेल्फ वेट होता है सेल्फ वेट, हाँ बिल्कुल होगा, और वेट है तो ग्रेविटी काम करेगी। अब ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ द टेप, कुछ टेप की आपको इस तरीके की प्रोफाइल मिलेगी। लेकिन करेक्ट वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू की बात करूं तो दिस व्हाइट वन शुड बी द ट्रू वैल्यू, बट ग्रेविटी की वजह से वी विल एबल टू मेजर द मेजर्ड वैल्यू, दैट इज द पिंक लाइन। यस और नो? तो क्या यहां पर इस मेजरमेंट में कोई एरर हो रही है? यस देयर इज ए एरर, देयर इज एन एरर इन आवर मेजरमेंट। अपने मेजरमेंट में ये जो एरर हुई है, इस एरर को आप बोलते हैं एरर ड्यू टू सैग, सैगिंग की वजह से ये एरर हो रही है। क्लियर है? अब इस एरर को खत्म करने के लिए वी नीड टू अप्लाई द करेक्शन फॉर सैग, सैग के लिए करेक्शन अप्लाई करेंगे। वही करेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अच्छा एक चीज और समझ लो, अगर मैं यहां पर बोलूं कि एरर जो होती है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, तो क्या यहां पर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कोई रिलेशनशिप है? क्या यहां पर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कोई रिलेशनशिप है? हमेशा सैगिंग की वजह से मेजर्ड वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू। एग्री करते हो? यस और नो? तो ऑलवेज यू विल फाइंड एरर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ड्यू टू स्लैक। तो करेक्शन ड्यू टू स्लैक कैसा होगा? इट विल बी ऑलवेज निगेटिव। तो मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड का सॉरी नेचर का प्रॉब्लम खत्म हो गया कि सैग करेक्शन जो होगा वो हमेशा जो होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर है सभी को? अब आता है सर इसका मैग्नीट्यूड भी अपने को फाइंड आउट करना है। यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड फॉर करेक्शन ड्यू टू सैग, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर। पुल क्या है? पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। पी क्या है? पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे दो टर्म है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ सो दैट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। करेक्शन ड्यू टू सैग इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर, या पीएम बोल दो, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पीएम स्क्वायर। इन दोनों में फर्क है भाई। ये जो कैपिटल डब्ल्यू आप देख रहे हैं, इट इज द टोटल वेट ऑफ टेप, दैट इज कैपिटल डब्ल्यू। और स्मॉल डब्ल्यू जो आप देख रहे हैं बेटा, दैट इज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप। तो ये ध्यान रखना आपको कि टोटल वेट के टर्म्स में आप बात कर रहे हैं या पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप में के वेट के टर्म्स में आप बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखने। जनरली क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू कुछ नहीं होता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, तो वही मैंने पुट कर दिया है, तो ये एल क्यूब हो गया था। क्लियर है? तो टोटल वेट आपको पता है टेप का, या टेप का पर यूनिट लेंथ वेट पता है, उसके बेसिस पे एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो नाउ वी आर इन द पोजीशन कि जब मुझे पता है कि सैग की वजह से कितना करेक्शन रिक्वायर्ड है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका नेचर क्या है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है? अब देखो यहां पर गेम क्या है, गेम बताता हूं। दो तरीके के प्रॉब्लम यहां पर बनते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में किसी भी सिंगल एरर या करेक्शन की बात की जाएगी आपसे। बताइए भाई, करेक्शन ड्यू टू पुल क्या होता है, करेक्शन ड्यू टू सैग क्या होता है, कौन सा करेक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा करेक्शन निगेटिव होता है, करेक्शन ड्यू टू द स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। तो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड, दैट इज द टाइप 1। इसके गेट में चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो करेक्शन आपको पूछा जाएगा, हर करेक्शन के मैग्नीट्यूड के बारे में आपने बातचीत कर ली है और हर करेक्शन के नेचर के बारे में आपने बातचीत कर ली है। तो यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेक्शन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई द सुटेबल करेक्शन इन योर मेजर्ड वैल्यूज। जो भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनमें हम करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं या कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अच्छा क्वेश्चन जो बनता है, स्पेशली अगर मैं गेट के लिए बात करूं, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है कंबाइंड करेक्शन का। कंबाइंड करेक्शन का मतलब क्या? मल्टीपल करेक्शन।
मल्टीपल करेक्शन मतलब एक ऐसा कोई मेजरमेंट आपने किया है जहां पर टेम्परेचर की वजह से भी एरर हो रही है, सैग की वजह से भी एरर हो रही है, और पुल की वजह से भी एरर हो रही है फॉर एग्जाम्पल। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा इन सभी एरर का नेचर सेम हो, ध्यान से सुनना इस बात को। इट मे बी पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा कि सर टेम्परेचर करेक्शन जो है वो निगेटिव है, सैग करेक्शन चलो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, पुल करेक्शन जो है वो मान लो पॉजिटिव है। तो इट विल नॉट बी द सिचुएशन कि सर अगर मल्टीपल करेक्शन या मल्टीपल एरर्स हो रही हैं तो वो सभी एरर्स का नेचर जो है वो सेम काइंड ऑफ नेचर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे स्लोप हो गया, सैग हो गया, हमें पता है ये ऑलवेज निगेटिव होते हैं, ये करेक्शंस के टर्म्स में तो ऑलवेज निगेटिव होगा, बट ये इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। सिमिलरली पुल में भी पॉजिटिव, पुल में भी निगेटिव। और आपको अप्लाई करना है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट या फिर फाइनल करेक्शन, फाइनल करेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए हर एक इंडिविजुअल करेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना और साथ ही साथ हर एक इंडिविजुअल करेक्शन के नेचर के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्यों हम लोगों ने हर एक करेक्शन के बारे में अलग अलग मैग्नीट्यूड और नेचर को समझा। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनकी गेट में आने की संभावना जो है वो ज्यादा है, जहां पर आपसे मल्टीपल करेक्शंस की बात की जाएगी। तो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, ये सभी बातें सभी को अच्छे से क्लियर हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द इंपॉर्टेंट टॉपिक। गेट के लिए अगर लीनियर मेजरमेंट की बात किया जाए तो सबसे कंसेप्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, अब आपके ऊपर है, नाउ यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर या जो भी रेफरेंस बुक है, आप जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें इस कंसेप्ट से रिलेटेड, the conceptual part is over from my side. Now you are in the position you can attempt any question of any exam from this particular topic, और वो आप कर पाएंगे, ठीक है। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। यस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।